मैं नवल किशोर झा आज आपके सामने एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है पतंग और इसके रचनाकार हैं साहित्य जगत का एक नया नाम, एक अनोखा नाम और प्रयोगवादी कवि कवि आलोक धनवा। कविता पाठन के पूर्व मैं कवि परिचय दे देना अनिवार्य समझता हूँ। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, कहाँ हुआ। कवि आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई सन 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत बेलबिहमा नामक ग्राम में हुआ था। कवि आलोक धनवा को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। अपनी पहली कविता 1972 में बाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष फिलहाल में गोली दागो पोस्टर कविता भी प्रकाशित हुई थी। इनकी जो साहित्यिक विधा है वह बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। इन्होंने पतंग कविता के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का वह रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयों की हदों को छूना चाहता है, उसकी सीमा को भी पार कर जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाता है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर उस भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद यानी उजाले की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो कवि पूछता है, क्या आप उनके साथ हैं? तो अब मैं कविता प्रारंभ करता हूं। आप भी आनंद लेकर इस कविता का श्रवण करेंगे। सबसे तेज बौछारें गई भादौ गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों से पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके तितलियों की नाजुक दुनिया, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कविता के दूसरे खंड में बच्चों का उदाहरण देते हुए, उसके मन का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, जन्म से ही लाते हैं वे अपने साथ कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह, अक्सर
लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो प्यारे भैया बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि आलोक धनवा ने बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का मन कोमल होता है, कपास की तरह कोमल होता है। उनके सपने सतरंगी होते हैं, जैसे पतंग रंग बिरंगे होते हैं। पतंग उड़ाने के क्रम में बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं तो वे यह नहीं देखते मेरा पैर कहाँ जा रहा है। उसके पैर इतने कोमल होते हैं कि जब वे छतों पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति मृदंग बजा रही है। क्यों? कि बच्चों के साथ प्रकृति भी जुड़ा हुआ है। बच्चों के मन के साथ प्रकृति का हर कोना जुड़ा हुआ है। कभी कभी दुर्भाग्यवश अगर वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि वो बच जाते हैं तो और भी निडर हो जाते हैं। तो प्यारे भैया बहन, आपने इस कविता के द्वारा देखा कि कवि आलोक धनवा ने बाल मन की किन चेष्टाओं का वर्णन किया है। कवि ने किस रूप में इस कविता को आपके सामने में रखा है। बच्चों के मन में सहज जिज्ञासा होती है। उन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए बच्चे यह जानना चाहते हैं कि इन जिज्ञासाओं की पूर्ति कैसे हो। आप जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से चंचल भी होते हैं। इसमें कवि ने दृश्य बिंब की छटा कूट कूट कर इसमें भर दी है। अब मैं कतिपय प्रश्न आपके सामने में रखना चाहता हूं। उन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो भादों बीतने के बाद प्रकृति में दृष्टिगोचर होते हैं। ये स्वयं करने हैं आपको। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी तो मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। शरद ऋतु के आगमन के प्रति कवि की कल्पना अनूठी है। कैसे? शरद ऋतु का आकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है? हल्की रंगीन पतंगों और बाल मन की समानताएं स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे भैया बहन, ये कविता आपको कैसी लगी? आपने कैसा महसूस किया? क्या इस कविता ने आपके मन को टटोला? अपनी सारी जिज्ञासा इस कविता में आप लगाएंगे और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। यदि आपको किसी तरह की शंका आपके मन में हो तो आप कल उन शंकाओं का आप समाधान करने का और मुझसे कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।